तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। आज मार्केट में काफ़ी हाई वोलेटिलिटी देखने को मिली है। तो अभी कुछ दिनों से मार्केट में यही एक्शन है, काफ़ी हाई वोलेटिलिटी रहती है। उस बीच में एक दिन कुछ एक स्टॉक से चल गए, जैसे ट्रांसरेल हमारा ब्रेकआउट हुआ था। बाकी मार्केट में एक रेंज बाउंड मार्केट हो चुका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा स्क्वाट्स हो रहे हैं एंड मार्केट भी काफ़ी वॉलेटाइल है। कैसे पता चलेगा? आप इंटरडे चार्ट को देखेंगे तो आप पहले 15 मिनट की ही जो रेंज है वो करीब 0.7% की है, करीब 130% की रेंज है। आप इसमें फिर नीचे आ रहे हैं, फिर आप ऊपर आने का प्रयास कर रहे हैं, और ये चीज़ हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि आप एक ही जगह फिक्स हो गए। देखिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अच्छी बात है, रादर रादर अच्छी बात है यहाँ पे। बट स्टॉक्स जो है वो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करें तो बेटर हो। तो जैसे हमारे पास में, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्लू स्प्रिंग है हमारे पास में। कहाँ गया? जस्ट अ सेकंड, देयर वी गो। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टॉक एक समय पे ऊपर था, है ना, अच्छा खासा ऊपर था, करीब 5% ऊपर था। बट वही है वोलेटिलिटी एंड जिस तरीके का इंडेक्स का एक्शन है, फिर वापस आज स्कॉट कर गया। तो ये 2 दिन से लगातार ऊपर तो जा रहा है, बट वही है, स्कॉट्स वगैरह हो रहा है। मुझे डिजिटाइड आज बाय करना था, बट रिटेलर्स ने आज इसके अंदर भी ब्रेकआउट करवा दिया। अब कल एक कमेंट भी आया था कि सर रिटेलर्स कैसे ब्रेकआउट करवा सकते हैं। तो ये जो स्टॉक है मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो स्टॉक है इसका ब्रेकआउट पॉइंट था 227 एंड आज ये प्री ओपन के अंदर ओपन होता है, प्री ओपन में ओपन होता है अराउंड 226.90 एंड कुछ खास वॉल्यूम भी नहीं आया था, सिर्फ 4 शेयर्स का वॉल्यूम था, सिर्फ 4 शेयर का वॉल्यूम था, सिर्फ और सिर्फ 4 शेयर का प्री ओपन का वॉल्यूम था। एंड ये जो स्टॉक है करीब 8% ऊपर था। एंड जो पहले मिनट जैसे ही ब्रेकआउट होगा वॉल्यूम आएगा, पहले मिनट आप देख सकते हैं 1.25 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम है। बट ये तो मैक्सिमम वॉल्यूम यहाँ का है, समझ पा रहे हैं इस बात को? ब्रेकआउट करवाने वाला वॉल्यूम काफ़ी कम होता है, और ऐसे स्टॉक में मैं करवा दूं यार, आप कौन से स्टॉक में करवाना है? दैट्स नॉट द पॉइंट एक्चुअली। तो रिटेलर्स ब्रेकआउट करवा सकते हैं, हालांकि उसके बाद में काफ़ी वोलेटाइल रहा ये, आप देख सकते हैं पूरा नीचे आ गया एंड उसके बाद में क्लोजिंग बहुत ही ज़्यादा सुंदर हुई है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर क्लोजिंग यहाँ पे हुई है। बट लेट अस सी क्या होता है। तो वी डोंट सी इंट्राडे चार्ट्स, बस यहाँ पे क्या जूम इन करके जो पिक्चर हमें समझनी है वो समझने के लिए हम इंट्राडे चार्ट्स को देख रहे हैं। ओके, सो क्लोजिंग कंपेरेटिवली बेटर हुई है, बट हाँ एक काफ़ी वाइल्ड डे देखने को मिला इसके अंदर, है ना, वाइल्ड स्विंग्स देखने को मिले हैं। तो ये बात है एट प्रेजेंट मार्केट को लेके। स्कॉट्स काफ़ी हो रहे हैं एंड रिटेल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और अदर आई शुड से कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी पे थोड़ा सा पॉज लगा है। तो जो जैन स्ट्रीट वाला मामला हुआ उसके बाद में 2 दिन से तो वॉल्यूम एकदम से श्रिंक हो चुके हैं, है ना, श्रिंक हो चुके हैं। अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो आप देखिए वॉल्यूम काफ़ी श्रिंक हुए हैं इन 2 दिनों के अंदर। और आज तो रेंज भी काफ़ी कम थी, और इस कम रेंज के अंदर भी, रेंज अबाउट होते हुए भी आप काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हैं। ओके, सो जैसे हमने ये देखा था, आप देखिए ब्रेकआउट हुआ बट वही है, स्कॉट हो गया ना। देखिए आप ब्रेकआउट करवा दिया, फिर पूरा का पूरा स्कॉट हो गया। आज काफ़ी सारे स्टॉक्स रादर जो हैं वो स्क्वाट में गए हैं, जैसे काइटेक्स है, जैसे मध्य भारत एग्रो है, वो तो पूरा ही बैठ गया। तो आज मैंने कुछ लिया नहीं है, आई एम स्टिल वेटिंग। तो आई जस्ट हैव 2 पोजीशन। एक तो मैंने आपको बता दिया ब्लू स्प्रिंग, और दूसरी जो है वो मेरे पास में ट्रांसरेल है। इसमें भी बने हुए हैं 10 डे तक, तो देखेंगे, और नीचे आके थोड़ी एक और एंट्री दे देगा तो बढ़िया है। अब एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि मैं आजकल कम स्टॉक्स डिस्कस कर रहा हूँ, कम स्टॉक्स बाय कर रहा हूँ, एंड टर्नओवर थोड़ा सा कम है। आई एम गिविंग द स्टॉक्स द टाइम दे डिजर्व। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये नोट करना चाहिए। सो मैं काफ़ी सारे सेटअप्स को यूं ही मिस कर देता हूँ, जानने देता हूँ, है ना। तो ये एक चीज़ है जो मैं देख रहा हूँ। एनीवेज, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट हमारे पीएसयू बैंक्स के बारे में, इतना बढ़िया इनके अंदर सेटअप था, हालांकि ब्रेकआउट अभी भी नहीं हुआ है और सेटअप अभी भी ख़राब नहीं हुआ है। ब्रेकआउट नहीं हुआ है, जैसा कि मैंने कहा 156 पे ब्रेकआउट है, तो वहाँ पे तो आया नहीं। सेम गोज़ फॉर कैन बैंक, है ना, 116 पे था, वहाँ पे तो आया नहीं। बट वही है, थोड़ा बहुत स्कॉच नेचर आ गया। अब वही है कि कल अगर और थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर आए तो और सुंदर हो जाएगा, है ना, और सुंदर हो जाएगा। देखते हैं क्या रहता है इनके अंदर। अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ब्रेकआउट से पहले आप जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ एक इंडिकेशन है, वो एक रफ काम है वो आपका, है ना। आप उसे सिर्फ आप स्ट्रैटेजी नहीं मान सकते उसे,
ब्रेकआउट से पहले बाय करना। अब जैसे कल एक मैंने बोला था नोवामा को लेके कि नोवामा ब्रेकआउट से पहले लिया लोगों ने बीएससी, तो कमेंट आया कि वो क्या फ़र्क पड़ता, ब्रेकआउट के बाद में भी तो स्कॉट करता ही, एंड वो तो कोई बात नहीं हुई, कर सकता था। दैट वो सब अलग फैक्टर्स होते हैं। ब्रेकआउट के बाद में डायनामिक्स बदल जाते हैं। उसके बाद में अगर अच्छा खासा ब्रेकआउट हो जाता है, मूवमेंट आ जाता है, उसके बाद में आप रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में हो सकते हैं। थिंग इज़ नॉट अबाउट गैप अप और गैप डाउन। इस चीज़ को आप समझिएगा, इट इज़ नॉट जस्ट दैट सिंपल। ओके, आपका यहाँ पे स्टॉक ब्रेकआउट हो गया एंड अच्छा खासा एक्शन आ गया, मान लेते हैं 11% नीचे गया था, 11% ऊपर चला गया फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज, तो 11% मोटा मोटी इसने 9,000 का लेवल रिक्लेम कर लिया। ओके, अब जो है, अब किसी व्यक्ति ने यहाँ पे बाय किया तो उसका लॉस कितना हुआ, 11-12% का हुआ। लेकिन अगर कोई इन द मनी है यहाँ पे, उसके पास में एक क्वेश्चन है और वो फिर यहाँ पे भी आया, कॉस्ट के आसपास भी एग्जिट किया, तो उसका लॉस तो कम हुआ ना, 2% का कम हुआ ना लॉस। ये रिस्क रिवॉर्ड का गेम है। आप लोग क्या है, रिस्क रिवॉर्ड समझते नहीं हो, जो मन में आया वो कुछ भी लिख देते हो, समझते नहीं हो। मैं इतने दिन से आपको समझा रहा हूँ कि गेम सारा रिस्क रिवॉर्ड का है। आप यहाँ पे ऑड्स जो हैं वो नहीं रख सकते हैं, यू कैन नॉट ले द ऑड्स अगेंस्ट योर फेवर। आपको ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आती है, मेरे समझ के बाहर है भाई, कि कुछ भी वो तो गिरता अच्छा। और दूसरी एक और चीज़, ब्रेकआउट नहीं हुआ है, उससे पहले वोलाटिलिटी है, इसका मतलब काफ़ी क्लियर है कि इंडिकेशन तो था, है ना, पता तो था, अंदर के लोगों को पता तो था, इसमें कोई दुराई नहीं है। एंड आई थिंक मे बी दिस इज़ द रीज़न। अगर आप देखें तो निफ्टी काफ़ी समय से एक रेंज अबाउट है। वॉल्यूम्स पिछले शुक्रवार को लाए थे, उसके बाद में तो एकदम श्रिंक ही हुए हैं वॉल्यूम्स। इफ़ यू सी, पूरा एक हफ्ता जो है वो वॉल्यूम्स श्रिंक ही होते हुए नजर आए। सेम अप्लाइज फॉर सीएनएक्स स्मॉल कैप। सो कहीं ना कहीं अंदर खबर तो होती है गाइस। अचानक से थोड़ी ना हुआ कि आज सुबह 5 बजे से भी उठी और बोला 7 बजे न्यूज़ निकाल दो और बैन कर दो, ऐसा तो नहीं हुआ। एवरीथिंग, जो भी चीज़ है वो चार्ट में दिखता है। तो ब्रेकआउट नहीं हुआ है, स्टॉक नीचे आके पुल बैक करके भी अगर कंसोलिडेट करा, देयर इज समथिंग हैपनिंग। एंड अगर वो पॉजिटिव साइड पे है तो वो हमें पता चलेगा ब्रेकआउट से, वही हमारा कंफर्मेशन है, वही हमारा इंडिकेटर है। समझिएगा बात को। तो व्हेन यू आर बाइंग बिफोर द ब्रेकआउट, जो ऑड्स हैं वो आपके फेवर में नहीं है। दिस इज एज सिंपल यार। ये चीज़ समझने के लिए है ना ज़्यादा दिमाग नहीं चाहिए, ज़्यादा दिमाग नहीं चाहिए ये चीज़ समझने के लिए। ओके, आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर टू यू। एंड अच्छे कमेंट किया करें, है ना। एनीवेज, बीएससी है, बीएससी अगर आप देखें तो अब जैसे अगर ये कल कैप के साथ में खुल के रिकवर करता है, वही मैं कह रहा हूँ, अब 50 डे पे आया, अब जल्दी से बाउंस करो, थ्रस्ट दिखाओ, तब तो हम समझेंगे कि हाँ तुम्हारे अंदर एक आग है, यू वांट टू शो समथिंग। एंड जैसे मोतीलाल ओसवाल है ना, मोतीलाल ओसवाल भी कैपिटल मार्केट का स्टॉक है, इस दिन ब्रेकआउट कर गया था, 8% ऊपर था, तो इसके अंदर वो एक्शन नहीं आया फ्यूसी, उस तेजी से नहीं गिरा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ नोवामा नहीं गिरता, गिर सकता था, एनीथिंग कैन हैपन। वो सब चीज़ें भविष्य गर्म है, हम केसेस बना रहे हैं कि ये केस हो सकता था, ये केस हो सकता था, बट वो सभी जो केसेस हैं वहाँ पे जो बेस है, जो एक एंड पॉइंट है, वो है रिस्क रिवॉर्ड, कि मेरा अभी रिस्क कितना है। ब्रेकआउट से पहले बाय कर लिया, एनीथिंग कैन हैपन, स्टॉक 10% डाउन, आपका रिस्क मैक्सिमम है। ब्रेकआउट के टाइम पे बाय किया, स्टॉक गोज अप 6-7% ऊपर क्लोज हो रहा है, अब आपका रिस्क कम हो चुका है। आई होप इट इज़ प्रीटी क्लियर टू यू। ठीक है, चलिए, तो मोतीलाल ओसवाल में एक्शन देखने को मिला। काफ़ी बार होता है कि ब्रेकआउट हो चुका है, अच्छा खासा एक्शन आ चुका है, फिर न्यूज़ कैसी भी आए तो वो एक्शन नहीं आता। अब एक जैसे कीरी इंडस्ट्रीज़ था ना, अब ये जैसे जैसे ब्रेकआउट करता था वैसे वैसे इसके अंदर स्कॉट आता था, है ना। तो ये सभी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको बाद में ही पता चलेगी। अब ये जैसे यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर चार्ट है, ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट चार्ट में से एक है, यहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट चार्ट में से एक है, बट इट इज़ स्क्वाटिंग। ब्रेकआउट इसलिए इंपॉर्टेंट है, ब्रेकआउट एंड इवन पुल बैक भी कोई ख़राब नहीं है। जैसे व्हेन यू बाय द पुल बैक, जैसे काइटेक्स में ही देख लेते हैं, काइटेक्स में हियर वाज द पुल बैक बाय ऑन 9th of December, है ना। तो आप देख सकते हैं कि भाई ठीक है, हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि आप 26 नवंबर को ब्रेकआउट हुआ, आप ऊपर गए, यू आर कमिंग टू द 10 डे, यू आर कंसोलिडेटिंग अ बिट एंड देन यू आर अप। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको बाय करना है, मैं बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, है ना। 5% का स्टॉक काइटेक्स अभी भी अच्छा है, अगर इफ इट कंसोलिडेट अ बिट हियर देन आई वोंट डिस्कस मच अबाउट इट। एनीवेज, एंड और हम चर्चा करें तो मेरे पास में तो 2 पोजीशन है, मैं बता ही चुका हूँ आपको, है ना, 2 पोजीशन है मेरे पास में। एंड निफ्टी भी वहीं है, सीएनएक्स स्मॉल कैप भी वॉलेटाइल होते हुए वहीं है। लेट अस सी क्या होता है मार्केट के अंदर।
वैसे 2021 के अंदर निफ्टी तो एक लंबे अरसे तक कंसोलिडेट कर रहा था एक रेंज के अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। एक लंबे अरसे तक कंसोलिडेशन आया था, करीब करीब 15 जून से लेके 2 अगस्त तक। ओ वी आर इनटू द सेम फेज राइट नाउ, वही तो पीरियड चल रहा है, जुलाई चल रहा है, ऑड ईयर चल रहा है, एंड उसके बाद में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। तो ये तो अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि कंसोलिडेशन से कोई इशू है, कोई दिक्कत नहीं है, कंसोलिडेट करता है कोई दिक्कत नहीं है। बट वही है, स्टॉक्स के अंदर भी फिर वो साइडवेज एक्शन आ जाता है और कुछ नहीं है। हालांकि उस बीच सीएनएक्स स्मॉल कैप में वो इतना दबाव नहीं था। तो ये सीएनएक्स स्मॉल कैप का चार्ट है ना, आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मूव कर रहा था, वो जुलाई का जो पीरियड है ये मूव कर रहा था, एंड फिर जब वो चलने लगा तो सीएनएक्स स्मॉल कैप नीचे आ गया, निफ्टी चलने लगा तो सीएनएक्स स्मॉल कैप नीचे आ गया। तो वो एक रोटेशन चल रहा था, कहने का तात्पर्य ये है। अभी एट प्रेजेंट दोनों ही थके हुए हैं, दोनों ही एक जगह रुके हुए हैं। तो उस वक्त यह है, जो स्मॉल कैप और जो स्टॉक्स अभी हम ले रहे हैं वैसे ही स्टॉक वहाँ पे वर्क कर रहे थे, अभी जो है वो वर्क नहीं कर रहे हैं, यह है कहने का तात्पर्य। आई हैव टू पोजीशन, ट्रांसरेल एंड ब्लू स्प्रिंग मैंने बता दिया, बाकी स्कॉट वगैरह जो है वो बता दिया। कुछ एक ब्रेकआउट्स देख लेते हैं जो रिसेंट में हुए हैं। इंजीनियर्स इंडिया ये जुलाई में हुआ है ब्रेकआउट, तो आप देख सकते हैं कि इसमें ब्रेकआउट हुआ। तो मुझे कमेंट भी आया था कि सर आपने नहीं लिया गया, अगर मैं यहाँ लेता तो फिर भी मैं कंसिडर कर सकता था, वही है रुक गया। तो अभी ब्रेकआउट जो हो रहे हैं उनकी संख्या थोड़ी सी कम है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इंडेक्स ऊपर है इंडेक्स नीचे है साइडवेज है, आई डोंट केयर, ओके। इंडेक्स अगर ऊपर ज़्यादा जाएगा, ब्रेकआउट्स वर्क नहीं करेंगे तो मैं नहीं लेता हूँ, आपको पता है ये बात। गिरता है इंडेक्स, ब्रेकआउट्स वर्क करते हैं, बाय देम, है ना। साइडवेज रहेगा, ब्रेकआउट्स वर्क करेंगे, आई बाय मोर देन एनीथिंग, क्योंकि जैसे इंडेक्स मूव करेगा वो एक्सेलरेशन आएगा। तो इंडेक्स से ज़्यादा वी हैव टू लुक एट द स्टॉक्स। तो मैंने इंजीनियर्स इंडिया बाय नहीं किया था, एक तो ब्रेकआउट्स वर्क नहीं कर रहे थे, एक जो है वो थोड़ा सा ऊपर था इसके अंदर पे, फिर 4-1% ऊपर था फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज, एंड अब इतना कोई खास मूवमेंट आ भी नहीं रहा है। एंड तीसरा पॉइंट ये जो है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेक्टर तो नहीं है इंजीनियर्स इंडिया एट प्रेजेंट। हालांकि प्रीवियस मूव इसका अच्छा रहा था, बट थोड़ा सा अभी आप देखें तो नॉट द वेरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा सा पास कर दिया। अब वो नीचे आ गया तो ठीक है, एनालिसिस है, पॉजिटिव्स हैं ये वो, अगर ऊपर जाता तो भी वही बात होती है। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल करूर वैश्य बैंक के अंदर ब्रेकआउट था यहाँ पे, मैंने नहीं लिया था, मुझे 1-2 मैसेजेस भी आए थे कि सर आपने करूर नहीं लिया, तो क्योंकि स्लो मूवर रहा है, मैंने इसे पास में 2023 में ट्रेड किया, आप देख सकते हैं इतना कोई खास मूवमेंट इसमें आता नहीं है। इट वर्कड वेल एक्चुअली, 9% गया, अभी 10% के आसपास घूम रहा है, 10 डे के आसपास घूम रहा है, इट इज़ गुड, रिस्क फ्री पैसा है आपका यहाँ पे। बट वही है थोड़ा सा ना, थोड़ा सा अच्छा मूव करने वाले स्टॉक्स चाहिए। अब ये जोटा जो है ये गजब मूव करता हुआ नजर आया, बट जब आप इतना एनालिसिस करते हैं तो कुछ एक स्टॉक तो आपसे मिस होते ही हैं। अब ये स्कॉट काफ़ी हो रहा था तो इसलिए इसे पास किया। PGIL है ना, पर्ल ग्लोबल, तो ये एक अच्छा यहाँ पे था। आप देखिए, आप वहीं पर ही इट कैन वर्क, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, अब अगर कल मार्केट ऊपर रहा हो सकता है ये वर्क कर जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ब्रेकआउट हो रहे हैं तो उसके बाद में वोलेटिलिटी बढ़ चुकी है, आफ्टर ब्रेकआउट वोलेटिलिटी, इस कारण हम रिस्क को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और या फिर स्टॉक जो है वो स्कॉट्स कर रहे हैं। तो अगर एक दिन का स्कॉट है उसके बाद में मूव कर जाते हैं, या 2 दिन का स्कॉट है उसके बाद में मूव कर जाते हैं, देन ऑल्सो वी आर फाइन, देन वी कैन इंक्रीज आवर रिस्क एक्सपोजर, नॉट एन इशू। स्टॉक्स जो हैं वो ब्रेक, अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैंने पैनेसिया बायो बाई किया था ऑन 6 सितंबर, एंड यू कैन सी कि ब्रेकआउट वाले दिन स्कॉट हुआ था, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। मैंने तो अभी ब्लू स्प्रिंग को भी तो रखा है, बट अगले दिन आप देख सकते हैं वी हैड दैट एक्शन। सेम अगर हम चर्चा करें तो मैंने एक्सीकॉम लिया था ना जब, तो एक्सीकॉम में ज़रूर मैंने रिड्यूस कर दिया, तो उस समय मार्केट थोड़ा सा अजीब सा था, तो ये पूरा नीचे आ गया था एक समय पे, तो मैंने हाफ रिड्यूस जरूर किया था। बट उसके बाद में आप देखिए अगले दिन से फिर इसमें मूवमेंट देखने को मिला। सो ब्रेकआउट के बाद में जैसे आज ब्लू स्प्रिंग जो है वो एक समय पे ऊपर था, यहाँ तक जाके आया है तो स्कॉट किया, फिर अगले दिन मूव करा, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, दैट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। ट्रांसरेल भी स्कॉट कर चुका था, फिर मूवमेंट आया। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2023 में ऊर्जा ग्लोबल के अंदर भी सेम सॉर्ट ऑफ एक्शन होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने इसका चार्ट प्रिंट आउट तो कर रखा है क्योंकि एक अच्छा चार्ट पैटर्न था, या ऑन दिस पर्टिकुलर डे एग्जैक्टली, परफेक्टली फाइन, परफेक्ट एग्जाम्पल, है ना। 23 जनवरी 2024, ओके जनवरी आ गया था उस वक्त, यहाँ पे एक्शन था वो जो थोड़ा बहुत आया था, तो आप देख सकते हो स्क्वाट कर गया, बट इट मूव्ड लेटर ऑन। सो स्टॉक्स जो है वो बाद में मूव कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट द पॉइंट एक्चुअली।
पॉइंट ये है कि मूव तो करो, समझ पा रहे हैं? एक दिन रुकोगे, 2 दिन रुकोगे, अरे मूव तो करो चचा। मूव नहीं करेंगे। अब जैसे ब्लू स्प्रिंग है, अब उसमें रिस्क थोड़ा सा हमारा बढ़ चुका है, इनडिसिसिवनेस आ जाता है, वी आर नॉट एबल टू डिसाइड एग्जैक्टली कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। अब जैसे वारी है, वारी कम से कम ये तो है कि नहीं चलता तो बाहर तो फेंक देता है, समझ पा रहे हैं? वारी भी परेशान तो बहुत किया वारी ने। अब देखिए आप पूरा नीचे आ गया, अब अगर और नीचे जाता ना, और थोड़ा अगर नीचे जाता देन इट्स ओवर फॉर अ व्हाइल। वही है 2900 के नीचे जो है इसके अंदर, अभी 2900 पे सपोर्ट है, नीचे जाएगा तो प्रॉब्लम है। कॉल टे पाटिल ये भी ठीक था, बट वहीं है, रुक जाते हैं ये स्टॉक्स ना। जैसे TIL है, ये ब्रेकआउट मैंने बताया भी था आपको, डिस्कस भी किया था, बस वहीं घूम रहा है। इट मे बी ड्यू टू द मार्केट, आई कंप्लीटली एग्री कि भाई मार्केट अभी एट प्रेजेंट ऐसा है, तो इसलिए स्टॉक्स उतना मूव नहीं कर पा रहे, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, मैं समझता हूँ इस बात को, बट एट प्रेजेंट हम वो रिस्क को स्केल अप नहीं कर पा रहे हैं। साउथ बैंक नीचे आ गया, GMDC नीचे आ गया, गुड लक वहीं है, थोड़ा सा वोलेटाइल हो गया है। एस्टर DM नीचे आ गया, मोतीलाल ओसवाल जरूर वर्क करता हुआ नजर आया, ट्रांसरेल भी वर्क तो है बट हल्की वोलाटिलिटी जरूर है अभी एट प्रेजेंट। ठीक है, देखते हैं। अब जो हमारा स्टॉप लॉस है, तो वो फर्स्ट डे तो 660 का था, अब जो है 10 डे ऊपर आते हुए 672 तक आ गया है। कल जो है 10 डे 681 तक आ जाएगा, है ना। और अगर प्राइस इसी तरीके से रहती है तो फिर कॉस्ट के आसपास आ जाएगा, रिस्क फ्री ट्रेड हमारे लिए हो जाएगी। तो हमारा फोकस क्या है? हमारा फोकस ये है कि क्या मैं मिनिमम रिस्क पे मैक्सिमम रिवॉर्ड बना सकता हूँ क्या? दिस इज ट्रेडिंग, बिकॉज ओनली 60% of the time, no, rather I should say this, only 40%, 35 to 40% of the time you're going to be right, and rest of the time you will be wrong. Okay, but when the market is good and your risk reward is in your favor, तो वो सारी एक ट्रेड में सारी भरपाई हो जाती है, सारी भरपाई हो जाती है, एंड यू आर बैक टू द गेम। ये फायदा है, मैथमेटिक्स है। सिर्फ आप स्टॉक को सिर्फ एज अ स्टॉक देखते हो, मैं इसे रिस्क रिवॉर्ड के नज़रिए से देखता हूँ। मैं जेसी लिवरमोर की एक नई किताब पढ़ रहा हूँ एट प्रेजेंट, वीकेंड पे मैं वही पढ़ रहा था, थोड़ी सी रही है। मैं अगले वीडियो में उस पर और थोड़ी डिटेल में चर्चा करूँगा कि मैंने क्या क्या पढ़ा, है ना। जेसी लिवरमोर से मैंने एक और चीज़ सीखी है जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, अब वो ये है कि जेसी लिवरमोर सबसे पहले तो ही वॉज द OG मोमेंटम ट्रेडर, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। उनसे बढ़िया न कोई हुआ है न कोई होगा, दैट इज़ परफेक्ट। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जितना पढ़ता हूँ लिवरमोर को, उतना मुझे फैसिनेशन लगता है कि यार उस वक्त ये व्यक्ति सिर्फ चार्ट देख के ऑब्जर्व करके, सेल्फ टॉट व्यक्ति है, सेल्फ टॉट। पैसा नहीं था, ब्रोकर के पास में गए कि बकेट शॉप से निकाल दिया, तो ब्रोकर के पास में गए, बोला कि $1000 की लाइन चाहिए, एंड I'll pay you back। तो वो पता है, वी ट्रस्ट इन यू, वी ट्रस्ट तुम दे दोगे, बट करोगे क्या? बोले बकेट शॉप में जाऊंगा, एक बार फाइनल ट्राई करूंगा मैं वहाँ पे ट्रेड करने का। कैसे ट्रेड करोगे? ऑब्जर्वेशन से, हर एक चीज़ ऑब्जर्व की, सेल्फ टॉट। बोले $1000 ले रहे हो, वो 1000 के $2500 उन्होंने कर दिए, बोले कि इतने में तो हार्वर्ड या फिर येल के अंदर तुम्हारा हो जाएगा, जाके पढ़ लो। बोले नहीं, इधर वॉल स्ट्रीट और नथिंग, वॉल स्ट्रीट जो सिखा रहा है उससे ऊपर कुछ नहीं। जेसी लिवरमोर के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो सक्सेस को डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे। मतलब फेलियर्स उनके लिए बड़ी बात नहीं थी, मतलब उनकी मदर ने उनको कोई $500 या $100 के लिए शेयर भेजा था। उनके फादर जो थे वो फार्मर थे, उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि ये कुछ भी करे, क्योंकि उनको ऐसा था कि भाई पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। एंड ही वॉज अ ब्रिलियंट मैथमेटिशियन, मैथमेटिक्स में काफ़ी होशियार थे। अब वो तो क्या है कि कोई भी आदमी सक्सेस हो जाता है तो उसके लिए कहा जाता था कि कहा ही जाता है आज भी डेट में। वह सुंदर पिचाई का मुझे पता है, सुंदर पिचाई जब गूगल के CEO बन गए तो दैनिक भास्कर में खबर छपी कि कोटा में ब्याए हुए हैं, और मतलब हमें कोई नंबर लिखना होता था तो जैसे कोई कॉल आता है तो नंबर लिखते ना, भाईजी उनके नंबर बताना, तो नंबर बता रहे हैं तो हम लिखते ही नहीं थे, सुंदर पिचाई को सब याद रह जाता है। ये थोड़ा बहुत एग्जेजरेशन हो जाता है, मैथमेटिक्स में होशियार थे, ये थे वो थे, वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड होता है, मुझे मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, बट हो भी सकता है। तो उनके पिताजी का मानना था कि क्या रखा है पढ़ाई वढ़ाई में, फार्मिंग करनी है अपने, बट ही वॉज लाइक ना। तो ही वेंट टू न्यूयॉर्क, बॉस्टन, ही वेंट टू बॉस्टन रादर, मदर ने भेजा जाओ, एंड ही मेड सम मनी एंड ऑल। तो हमेशा जीरो से शुरू किया, ही मेड सम ग्रेट मनी, मेड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। 1907 का क्रैश आया, JP मॉर्गन ने अपने आदमी को भेजा हाथ जोड़ के, भाई बंद कर दे यार, हाथ जोड़ रहे नहीं, अमेरिका ख़त्म हो जाएगा।
एंड उस दिन उनका जो एक रुतबा था वो बढ़ चुका है ना, सब लोग रेस्पेक्ट कर रहे हैं, एक वर्चस्व जो है वो आसमान को छू रहा है। बट अगेन ही इज़ नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट सक्सेस। तो शौक तकड़े थे, है ना, शौक तकड़े थे। तो रोल्स रॉयस है, घर आलीशान है, फर्निशिंग है, ज्वेलरी है, ये है ना वो है। अब किसी गर्लफ्रेंड अच्छी लगी तो उनसे ही रिश्ता चल रहा है ना। अब यूएस में तो आप जानते ही हैं ये सब चीज़ें बड़ी कॉमन है, उस वक्त भी कॉमन थी। वाइफ से सेपरेटेड रह रहे हैं, अच्छा वाइफ से सेपरेटेड हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है। उसको जो $1000 का स्टाइपेंड वीकली दिया जा रहा है कि $1000 महीने हफ्ते के खर्च करने के लिए, महीने के $4000 आज भी बहुत है। उस ज़माने की तो बातें छोड़ो आप, आज से 100 साल पहले 1907 की बात कर रहा हूँ। अब उस बीच में फिर कॉटन में किसी से इन्फ्लुएंस होकर ट्रेडिंग करते हैं, सब खत्म हो जाता है, सब चला जाता है। सक्सेस को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन एक और चीज़ जो मैंने अच्छी सीखी कि डेट को लेके ही वॉज लाइक, अगर मैंने तुमसे पैसा लिया आई रिटर्न यू। 1907 में ही मेड $3 million in a phase, okay? He lost everything and went into a debt of $2 million. जितने भी ब्रोकर्स थे उन सब का डेट हो चुका था। तो बैंक्रप्सी फाइल कर दी 1914 में कि मैं नहीं दे सकता हूँ। यूएस में बैंक्रप्सी चलती कि मैं बैंक्रप्ट हो गया, मेरे पास में नहीं है, नाउ आई एम फ्री, मेरे पास में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि भाई मुझे तुम्हें पैसा देना है। लेकिन फाइल करते वक्त ब्रोकर को जाके बोला कि भाई अभी मेरे पास में नहीं है, बट जब भी मेरे पास में होगा आई विल गिव यू। तो ब्रोकर्स ने वही बोला कि आप मत लिखो बैंक्रप्सी में, मत लिखो कि आप हमें इतना ड्यू है, वो सब हम समझते हैं, लेट अस कीप इट टू आवरसेल्फ, एंड हमें पता है आज नहीं तो कल आप दे दोगे। 10 years आफ्टर 1917 1918 में जाके ही अगेन है ना वापस से पैसा बनाने लगे। तो सभी को अपना जो जो हिस्सा था वो दिया, बोला कि इस पर इंटरेस्ट भी दे देता हूँ, उन्होंने बना कर दिया। इतना ट्रस्ट था जेसी लिवरमोर का कि अगर जेसी ने तुमसे पैसा लिया है, इफ ही इज इनटू डेट ही विल रिटर्न यू दैट। 10 साल लगे, बट क्रूशियल 10 years खो दिए। क्यों? सक्सेस डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, रिस्क मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, है ना। उसके बाद में उनको अक्ल आई कि यार ये तो गलत कर रहा हूँ, फिर बोले ऐसे तो बर्बाद हो जाऊंगा मैं। तो फिर उन्होंने जब 1917 1918 में सबको पैसा लौटा दिया, फिर वाइफ से डिवोर्स ले लिया क्योंकि अब कोई दूसरी शादी करनी है। ही वॉज 41 years old एट दैट टाइम, एंड कोई 18 years की लड़की उनको पसंद आ रही है। अब देखिए आप, कल्चर है वहाँ का। बट शी इज़ ऑल्सो हैप्पी बिकॉज ही वॉज द बिलियनर एट दैट टाइम, है ना। उस टाइम के तो बिलियनर ही हुए। उस समय जितना पैसा था, $100 million बनाए थे ऑन द 1919 क्रैश, अक्टूबर 1919 के अंदर। वो आज की डेट में $1.2 billion है, आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो आज तो और ज़्यादा होंगे। समझ पा रहे हैं, आलीशान घर है, इतना बड़ा घर है कि वो जिससे शादी की थी वो देखती रह गई, मतलब 15 मिनट लगे पूरा घर देखने के लिए। यार इतना बड़ा घर भी होता है क्या? तो उन्होंने वहाँ पे डिसाइड किया कि $500,000 साइड में रखो। ये जेसी लिवरमोर ट्रस्ट है कि अगर बाई चांस सब कुछ भी लुट गया, सब कुछ ख़त्म भी हो गया, कि कुछ नहीं बचा मेरे पास पे, तो भी कम से कम रोटी तो ढंकी खाएंगे। हालत ये हो गई थी उनकी। तो यू रीड, मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़ें, फेलियर से सीखें। अब उनके जो एक दोस्त थे बर्नार्ड बारूच, ओके बारूच है जो भी है, मुझे लगता है इनके पूर्वज पक्का से गुजरात के रहे होंगे। ये है दोस्तों, है ना, ये हैं, ये भी जेसी लिवरमोर के एरा के अंदर ही थे। तो ये एक बढ़िया इन्वेस्टर थे। ही वॉज बेटर इन टर्म्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, एंड दोनों अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त, है ना, बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त। तो इनकी भी एक किताब है जो मैं अब नेक्स्ट पढ़ने वाला हूँ। ओके, इनकी भी एक किताब है जो मैं नेक्स्ट पढ़ने वाला हूँ। तो जेसी लिवरमोर ने भी इनका काफ़ी मेंशन किया है, अपने बताया कि भाई कैसे इन्होंने भी, क्या हुआ था जो 1907 का क्रैश था, एंड इवन उसके बाद में, उसके वो समय नहीं जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था 1917 के आसपास, इन दोनों ने शॉर्ट किया था मार्केट को, एंड दे मेड सम ग्रेट मनी। तो इन दोनों पे केस चले थे कि यार इनको कैसे पता चला कि यूएस इज कमिंग इनटू द वॉर, या फिर पहले पीस अनाउंस किया था, देन यूएस इवेंचुअली वेंट इनटू द वॉर, जब जर्मनी ने उनके कुछ एक शिप्स वगैरह गिरा दिए थे, है ना। तो इन पे केस वगैरह चला, बट वही है, जेसी लिवरमोर दे केम वेरी क्लीन बिकॉज 6 महीने पहले शॉर्ट थे वो। क्या यार 6 महीने पहले क्या प्रेसिडेंट हमें बता रहा था क्या आके कि कहाँ पे वॉर हो रही है, हम तो केवल प्राइस एक्शन पे काम करते हैं। तो ये जो है ये प्रॉपर रिस्क मैनेज करते थे। तो उनकी नेक्स्ट किताब मैं इन्हीं की पढ़ूंगा, आप देख भी सकते हैं। एंड वर्ल्ड वॉर 1 में यूएस ने जो पैसा बनाया गाइस, रीज़न बीइंग जो भी वॉर इकोनॉमीज़ थी उनको खूब सारा सप्लाईज दे रहे थे, सारी सप्लाईज स्टील, कॉटन वगैरह सब कुछ, एंड इन रिटर्न दे वर टेकिंग गोल्ड, एंड दैट वाज द टाइम, दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ पे डॉलर का रिजर्व नेचर जो है वो शुरू हुआ था।
जिसके पास में गोल्ड है, जिस सरकार के पास में गोल्ड है, वो राज करेगा। एंड अभी आप देख रहे होंगे कि भारत के अंदर लास्ट ईयर यूके से गोल्ड आया था, एंड भारत भी गोल्ड लेता जा रहा है। गोल्ड जिस भी कंट्री के पास में सबसे ज़्यादा है, दे आर गोइंग टू रूल। ओके, उनकी रिजर्व करेंसी रहेगी। और तो ये पढ़ूंगा मैं, तो आगे बताऊंगा मैं आपको। बाकी जेसी लिवरमोर को पढ़िएगा, जितना पढ़ेंगे ना, जितना पढ़ेंगे, लर्न समथिंग न्यू। निकोलस डावास के कुछ एक चैप्टर्स बार बार पढ़िए। आप कहते हैं यार आप एक ही चीज़ बार बार पढ़ रहे हो, यही तो है, उस व्यक्ति को समझना है, उस व्यक्ति को समझना है। जेसी लिवरमोर एक काफ़ी अच्छी लाइन कहते हैं कि वी आर सम ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस, हमारे जो एक्सपीरियंस होंगे हम उसका सम है। एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा इसलिए है कि अगर कोई बच्चा है जिसका बचपन गरीबी में बीतता है, तो अगर वो भविष्य में अमीर भी बन जाएगा, जहाँ पे उसको पैसे लगाने हैं, लेकिन फिर भी वो फ्रूगल रहेगा, मित व्ययी रहेगा, या फिर कंजूस रहेगा। मित व्ययी और फ्रूगल, फ्रूगल से मित व्ययी और कंजूस में एक बेसिक सा अंतर है। मित व्ययी वहीं पैसा लगाता है जहाँ पे आवश्यकता होती है, कंजूस वहाँ भी पैसा नहीं लगाता जहाँ पे आवश्यकता होती है। अगर किसी का बचपन है जो काफ़ी वायलेंस वगैरह में पीता है, तो उसका भविष्य भी वैसा ही होगा। सो वी आर वॉट वी एक्सपीरियंस। तो जैसे लिवरमोर मानते थे कि हमारे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छे होने चाहिए। अब इतने भी अच्छे नहीं होने चाहिए कि आपको रईसी की ऐसी आदत लग गई है कि आप अनवांटेड रिस्क ले रहे हैं मार्केट में। सो यू रीड, मैं यही कहता हूँ, पढ़ो यार, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, है ना। बाकी मुझे अभी भी लगता है कि इनके पूर्वज पक्का गुजरात भारूच से रहे होंगे। मेरा तो ऐसा मानना है कि विश्व के हर व्यक्ति का नाता सनातन धर्म से है। हर व्यक्ति का नाता कहीं ना कहीं पूर्वज, कहीं ना कहीं जाके डीएनए भारत में आके ही मिलेगा। सत्य है, ये सत्य है, आप चाहे मत मानिए, दिस इज द रियलिटी। एंड वर्ल्ड वॉर 1 हम कहते हैं, ये वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो महाभारत है। अगर आप महाभारत को पढ़ेंगे, एंड इवन ये तो विदेशी भी मानते हैं ना, महाभारत अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ पे पूरे विश्व से लोग लड़ने आए थे। आज के टाइम पे जो यूके है, वहाँ से लोग लड़ने आए थे, यूरोप से लड़ने आए थे, रशिया से लड़ने आए थे। आप ये पढ़िएगा, आपको और पता चलेगा। पढ़ते नहीं है ना, हम पढ़ते नहीं है, बस हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ते हैं। एनीवेज, लर्निंग भी हमने ले ली है, समझ लिया है, और कुछ मुझे पता चलेगा तो मैं कल और आपके साथ में अच्छा खासा डिस्कस करूंगा, है ना। निश्चिंत रहो, मैं अगर कुछ सीख रहा हूँ तो आप तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी है। वीडियो लंबा जरूर हो जाएगा, सीखना आपको पड़ेगा। कल के लिए सेटअप्स हैं क्या? मैं गाइज थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूँ एट प्रेजेंट। आई वांट टू सी एंड ऑब्जर्व द मार्केट। ऐसा नहीं है कि सेटअप्स नहीं हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये है, कंसिडर कर सकते हैं। रुक जाता तो बढ़िया, 167 के ऊपर है इसमें पिवट, आदित्य बिरला लाइफस्टाइल। एंड उसी के साथ में कल हमने एक्मे सोलर डिस्कस किया था, याद है? देखिए एक्मे सोलर कैसे स्कॉट करके, मैंने कहा था इसका वीकली बहुत सुंदर है, मैं तो नहीं लूँगा। अब वही है, यू नॉट एबल टू डिसाइड कि अभी हमें क्या करना है, समझ पा रहे? एंड एट द सेम टाइम प्रायोरिटी जो मैं लिस्ट ऐड करता हूँ वो इसलिए है कि दीज स्टॉक्स आर रेडी एंड आई वांट टू सी कि ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि मैं इनको लेने वाला हूँ। जैसे इसके अंदर वॉल्यूम काफ़ी इराटिक है ना। ये प्रायोरिटी में अभी तैयार स्टॉक हैं, तो इन पे मुझे फोकस करना है। अब जैसे विंडोसॉर मशीन है, ये मैं लेने वाला नहीं हूँ, बट इस पर मुझे फोकस करना है। ये जो स्टॉक है ये तैयार है, तो अगर मार्केट में मुझे एट प्रेजेंट देखना है कि आर द ब्रेकआउट्स वर्किंग, तो आज के जो ब्रेकआउट्स हैं उनमें क्या एक्शन है ना। तो वैसे डिजिटाइड जैसे यहाँ पे प्रायोरिटी में था, सो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट कुछ एक सेटअप्स हैं, सो लेट अस सी इफ दे आर वर्किंग और नॉट, है ना। तो गैलेंट का चार्ट ठीक है, मतलब थोड़ा सा वाइड आप कह सकते हैं। एंड किर्लोस्कर ब्रदर्स का चार्ट बहुत ही सुंदर है, 2420 के ऊपर। एंड आरती फार्मा तो कुछ खास कर नहीं पाया, एंड इवन ऑथम इन्वेस्ट ये भी ठीक है, 2698। मैं पढ़ा था जैसे लिवरमोर ने एक और अच्छी लाइन बोली थी कि आई वॉन्ट टू बी इन द स्टॉक विद द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट मोमेंटम एंड द मार्केट लीडर्स। एंड अभी हम भी थोड़ा सा बहुत यही फॉलो करने का प्रयास करें। वी वांट टू बी द लिमिटेड फ्यू बेस्ट ऑफ द बेस्ट, द मार्केट मूवर्स सॉर्ट ऑफ स्टॉक्स। एंड ऐसे तो स्टॉक्स काफ़ी मूव करते हैं। जैसे आज जेपी पावर में काफ़ी अच्छा एक्शन है, रतन इंडिया पावर में काफ़ी अच्छा एक्शन है, बट इट वाज नॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक। इट वाज अ गुड, बहुत बढ़िया था, है ना, बहुत बढ़िया था, फार बेटर देन द अदर स्टॉक। शायद इसके बारे में हमने वीकेंड पे हल्का फुल्का डिस्कस भी किया था कि पावर सेक्टर हॉट है, बट नॉट द वेरी बेस्ट ऑफ द बेस्ट, है ना। क्या वर्क नहीं करेगा? क्या वर्क कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैन फेल, दैट इज नॉट द पॉइंट। देखा ये गया है कि
जैसे ये हो गया फिर ये यहाँ पे रुक गया थोड़ा सा, जैसे गुड लक में हुआ है ना, ऐसा हो जाता है और कुछ नहीं। तो सेटअप्स की संख्या कम है, सो विल ऑब्जर्व, ओके, विल वेट एंड वॉच, लेट अस सी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, कुछ सीखने को मिला लाइक करके कमेंट करके बताइएगा। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।